हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दिव्या एंड आज हम पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत बुक का चैप्टर नंबर 17 विच इज प्रेसिडेंट। सो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब जो हमारा संविधान है, उसमें टोटल 25 पार्ट है। तो जो पार्ट 5 है उसमें टोटल जो आर्टिकल आते हैं 52 से लेके 78 तक, वो डील करते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव को लेके। अब देखते हैं कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से मेंबर आते हैं। तो इसमें आते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हाँ, एक बात यहाँ नोटिस करने की है कि जो कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल होते हैं ना, वो यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट नहीं होते हैं, तो उनको हम सेपरेट पढ़ेंगे। अब और जो प्रेसिडेंट है वो क्या होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, नॉमिनल हेड होते हैं। लाइक अभी हमारे जो प्रेसिडेंट है कौन है, रामनाथ कोविंद जी हैं। तो वो क्या है, पहले सिटीजन है इंडिया के, मतलब फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। वो एक्ट करते हैं एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडेरिटी ऑफ द नेशन को लेके। अब बात करते हैं कि जब इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, तो उसमें कौन कौन एलिजिबल हो सकता है वोट देने के लिए। क्योंकि जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है ना, वो इनडायरेक्ट वे में होता है, वो डायरेक्ट वे में नहीं। लाइक जैसे हम प्राइम मिनिस्टर के लिए जब भी वोट करते हैं, तो क्या होता है, जितने भी सिटीजन है इंडिया के, उन सबके पास राइट है कि वो वोट कर सकते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पे कुछ मेंबर्स को ही राइट दी गई है, जैसे कि इलेक्टेड मेंबर होंगे बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट क्या है, उसमें 2 हाउस होते हैं, एक होता है अपर हाउस और दूसरा होता है लोअर हाउस। अपर हाउस मतलब राज्यसभा, लोअर हाउस मतलब लोकसभा। तो अपर हाउस में जितने भी इलेक्टेड मेंबर होंगे, ठीक है, मतलब जो नॉमिनेटेड मेंबर, जो 12 नॉमिनेट करके जाते हैं ना, उनको ये राइट नहीं है, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर को ही राइट है कि वो वोट दे सकते हैं। वहीं लोअर हाउस की बात करें तो उसमें क्या है, एंग्लो इंडियन, 2 एंग्लो इंडियन होना कंपलसरी रहता है, ठीक है। तो लेकिन उनके पास क्या है, राइट नहीं है, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स के पास ही राइट है। वैसे तो अब क्या हुआ, इस साल से एंग्लो मेंबर्स थे, उनकी जो सीट्स थी वो भी क्या हो गई है, खत्म कर दी गई है। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। अब हर स्टेट, मतलब टोटल 28 स्टेट है, तो हर स्टेट में क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। अब लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या है, एमएलएज हैं, मेंबर हैं, ठीक है, जो कि इलेक्ट होके गए हैं वहां से। तो उन सभी के पास राइट है कि वो वोट कर सकते हैं। लेकिन अगर इन केस क्या है कि जो 6 स्टेट है, लाइक उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, तेलंगाना, वहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास ये राइट नहीं है, ठीक है। उसके मेंबर तभी वोट करेंगे जब लेजिस्लेटिव असेंबली फंक्शन में नहीं होगी। लास्ट टाइम जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली यूनियन टेरिटरीज के, लाइक 8 यूनियन टेरिटरीज हैं अभी, उसमें से सिर्फ 2 यूनियन टेरिटरीज को ये राइट है, ठीक है, दिल्ली और पुडुचेरी। उनके ही लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को, इलेक्टेड मेंबर को ये राइट है कि वो प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन होता है उसमें वोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई मेंबर्स की। अब देखते हैं प्रोसीजर क्या है, ठीक है। तो देखो, प्रोसीजर समझने से पहले हम ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एवरी इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट shall have as many vote as there are multiple of 1000 in the quotient obtained by dividing the population of the state by the total number of the elected member of the assembly expressed as। मतलब हर स्टेट में क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है। अब लेजिस्लेटिव असेंबली है तो मतलब वहां पे क्या होंगे, मेंबर्स होंगे उस असेंबली में, उन्हीं को हम बोलते हैं एमएलए। अगर हम एक एग्जांपल लें, अगर मैं एग्जांपल लूँ मध्य प्रदेश का, तो अभी एट प्रेजेंट जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो शिवराज सिंह चौहान जी हैं। अगर मुझे उनकी वोट की वैल्यू निकालनी हो, क्योंकि वो भी क्या है, मेंबर ही होंगे, तो मैं कैसे निकालूंगी, तो उसके लिए फॉर्मूला दिया है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। एमपी की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, अभी टोटल पॉपुलेशन अभी की नहीं होनी चाहिए, ये 1971 का जो सेंसस था उस टाइम पे कितनी पॉपुलेशन थी, वो वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं।
उसके बाद डिवाइड कर देंगे कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने इलेक्टेड मेंबर हैं, ठीक है। उसके बाद डिवाइड करने पे जो भी रिजल्ट आएगा उसको 1/1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगी एक एमएलए की वैल्यू। फिर जितने एमएलए होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल जितने भी एमएलए हैं उन सबकी वैल्यू हमें पता पड़ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से जितने 28 स्टेट हैं तो हर स्टेट का ऐसे निकाल लेते हैं। फिर हम चलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरफ, मतलब यूनियन की तरफ से। तो देखो वहां पे कैसे निकालते हैं वैल्यू ऑफ द वोट, तो टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल स्टेट, उस स्टेट की टोटल वैल्यू, मतलब जितने भी स्टेट हैं, ठीक है, तो टोटल वैल्यू कितनी निकल के आई ये हमने प्रीवियस मेथड से पता कर लिया। तो जो भी वैल्यू निकलेगी उसको यहाँ पुट ऑन करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट में राज्यसभा और लोकसभा में कितने इलेक्टेड मेंबर हैं, ठीक है। दोनों को ऐड करके फिर क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या पता पड़ जाता है कि कितने जो वोट है उसकी कितनी वैल्यू है। अब जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ना, ये हेल्ड होता है इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के बेस पे होता है। और जो वोटिंग होती है वो सीक्रेट बैलेट पेपर पे होती है। ईवीएम मशीन, जैसे अभी क्या होता है ईवीएम मशीन आ गई है ना, तो ईवीएम मशीन पे नहीं होता, सीक्रेट बैलेट पेपर्स होते। देखो कैसा होता है कि सपोज करो कि 4 कैंडिडेट है, ए बी सी और डी, ठीक है। ये सभी क्या है, नॉमिनेट किए गए हैं उसकी मतलब प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़े हुए हैं। अब जितने भी वोटर्स होंगे जो उनको वोट करेंगे, तो क्या करेंगे, वो किसी एक को वोट नहीं करेंगे, वो प्रेफरेंस मतलब चॉइस देंगे कि फर्स्ट नंबर पे सपोज ए को दिया, सेकंड नंबर पे सी को दिया, थर्ड नंबर पे डी, फोर्थ नंबर पे बी, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है 3-4 राउंड्स होते हैं, और जिस पर्सन को फर्स्ट पोजीशन मैक्सिमम मिलती है वो पर्सन क्या बन जाता है, फिर प्रेसिडेंट बन जाता है। और हाँ यहाँ पे एक और बात, जो भी पर्सन नॉमिनेट करवाएगा खुद को, ठीक है, उसके पास कम से कम सब्सक्राइब बाय एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है, और 50 सेकेंडर्स होने चाहिए, मतलब 50 इलेक्टर्स होंगे प्रपोजर के केस में और 50 ही इलेक्टर्स होंगे सेकेंडर्स के केस में। और जितने भी कैंडिडेट खड़े होंगे उन सबको आरबीआई बैंक में एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट के बेस के लिए 15,000 रुपये डिपॉजिट करना होगा, ठीक है। अभी डिपॉजिट करने के बाद ये जो पैसे हैं इनको रिफंड मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए क्या है कि 1/6 वोट आपको मिलने चाहिए, उसके बाद ही ये जो आपने पैसे जो आरबीआई बैंक को दिए हैं वो आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। अब चलते हैं क्वालिफिकेशन, कि अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है इंडिया में तो क्या क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए। सबसे पहले तो आपको सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। अब आप बाय बर्थ भी हो सकते हो, हमने सिटीजनशिप चैप्टर पढ़ा था तो है ना, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट क्या हो, प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए आपको इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। और बाय बर्थ हो सकता है या बाय नेचुरलाइजेशन, मतलब अगर आपने सिटीजनशिप एक्वायर्ड की है तब भी आप प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़े हो सकते हो। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है, वहाँ क्या है, वहाँ उसी पर्सन को राइट होगा प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए जो क्या है बाय बर्थ, जिसको बाय बर्थ सिटीजनशिप मिली है। सेकेंड, ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर ऑफ एज, आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर। थर्ड, he should be qualified for election as a member of the Lok Sabha. Fourth, not hold any office of profit under the union government or any state government or any local authority or any other public authority. मतलब आपके पास इसके अलावा कोई और पोस्ट नहीं होनी चाहिए, मतलब आपको कहीं और से सैलरी नहीं मिलनी चाहिए अगर आप प्रेसिडेंट बन जाते हो तो, ठीक है। ना ही स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, ना ही यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से, और ना ही लोकल अथॉरिटी की तरफ से। अब चलते हैं ओथ। अगर आप प्रेसिडेंट बन गए तो आप जो ओथ लेते हो वो क्या लेते हो, टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, मतलब अब आप क्या करोगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन है और उसमें जितने भी लॉ दिए गए हैं उसको प्रिजर्व करोगे, उसकी प्रोटेक्शन करोगे और उसको डिफेंड करोगे, और खुद को डिवोट करोगे
जितने भी पीपल हैं, सिटीजन्स हैं इंडिया के, उनकी सर्विस प्रोवाइड करने में, उनके वेलबींग को लेके। फोर्थ, द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब ये जो ओथ होती है प्रेसिडेंट की, ये कौन दिलवाता है? ये चीफ जस्टिस होगा इंडिया का सुप्रीम कोर्ट में, वो दिलवाते हैं। लेकिन अगर वो चीफ जस्टिस एब्सेंट है, ठीक है, कुछ ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं कभी कभी जिसकी वजह से वो प्रेजेंट नहीं रहते हैं, तो उस केस में क्या होगा, सीनियर मोस्ट जो जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसके पास ये राइट है कि वो ओथ दिलवा देता है प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। अब क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि आप ना तो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस, ना तो राज्यसभा ना तो लोकसभा, आप दोनों के ही मेंबर नहीं होगे, और ना ही आप स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर होगे। दूसरा है नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब आप के पास कोई और इसके अलावा कोई और पोस्ट नहीं होनी चाहिए। थर्ड, he is entitled without payment of rent to the use of his official residence राष्ट्रपति भवन। मतलब अगर आप एक बार प्रेसिडेंट बन जाते हो तो आपको राष्ट्रपति भवन दे दिया जाता है, ठीक है, उसके लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं ली जाती। आपको इमोल्यूमेंट्स मिलते हैं, अलाउंसेस मिलते हैं, प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, बट ये सब कौन, इसके डिसीजन कौन लेता है, कौन डिटरमाइन करता है? पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है कि कितना मिलेगा। और ये जो इमोल्यूमेंट्स है और जो अलाउंसेस हैं, ठीक है, वो कभी भी डिमिनिश नहीं होंगे जब तक आप ऑफिस में रहोगे, मतलब जब तक आपकी जब तक आप प्रेसिडेंट की पोस्ट पे हो। ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस ही इज इम्यून फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट्स, ही कैन नॉट बी अरेस्टेड और इम्प्रिजन। हाँ, अगर आप प्रेसिडेंट की पोस्ट पे हो तो कोई भी आपको अरेस्ट नहीं कर सकता और कोई भी आपको इम्प्रिजन नहीं कर सकता किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए। और 2 मंथ का नोटिस दिया जाएगा आपको। आफ्टर गिविंग 2 मंथ नोटिस सिविल प्रोसीडिंग कैन बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट हिम। अगर आपको 2 महीने का नोटिस दिया जाएगा उसके बाद आपके ऊपर सिविल प्रोसीडिंग कर सकते हैं ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट्स। नेक्स्ट है टर्म क्या होगा, मतलब कितने समय तक आप प्रेसिडेंट की पोस्ट को एक्वायर कर सकते हो। तो वो फिक्स्ड है 5 ईयर तक, है ना। ये 5 ईयर कब से काउंट होगा? जब जिस दिन आपने ओथ ली होगी, द फ्रॉम डेट ऑन विच ही एंटर अप, जब आपने ऑफिस में एंटर किया होगा, ठीक है, तब से लेके 5 साल तक आप प्रेसिडेंट की पोस्ट पे रह सकते हो। और हाँ, आपके पास ये राइट है कि आप रिजाइन भी कर सकते हो, बस उसके लिए आपको रेजिग्नेशन लेटर देना होगा, किसको? वाइस प्रेसिडेंट को। और हाँ, अगर कोई एक पर्सन प्रेसिडेंट बन चुका है तो उसके पास राइट है कि वो मल्टीपल ऑफ टाइम, मतलब दोबारा फिर से प्रेसिडेंट बन सकता है, मल्टीपल ऑफ टाइम के लिए प्रेसिडेंट की पोस्ट एक्वायर कर सकता है। वहीं पर यूएसए में ऐसा नहीं है, आपके पास सिर्फ 2 ही बार आपको चांस मिलता है। लास्ट टॉपिक है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अब देखो क्या होता है, कभी कभी प्रेसिडेंट ऐसे कुछ काम कर देते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के को वायलेट करता है, तो उस केस में उनको उनकी मतलब उनकी पोस्ट से उन्हें रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस होती है। वैसे इंडिया में अभी तक ऐसी कोई सिचुएशन बनी नहीं है जहाँ पे प्रेसिडेंट को इम्पीच किया गया हो, ठीक है, उनको उनकी पोस्ट से हटाया गया हो। तो अगर किसी भी प्रेसिडेंट को इम्पीच करना हो तो क्या प्रोसीजर है वो देखते हैं। सबसे पहले एक चार्ज पास होगा। अब वो चार्ज किसी भी हाउस में पास हो सकता है, फिर चाहे लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो। हाँ, लेकिन उस चार्ज को साइन कौन करेगा? मतलब 1/4 मेंबर, उस हाउस के जितने भी 1/4 मेंबर होंगे उनको उस पर साइन करना कंपलसरी होगा। अगर 1/4 मेंबर ने साइन कर दिया उसके बाद वो नोटिस प्रेसिडेंट के पास जाएगा, ठीक है, 14 डेज में। अब देखो, अगर इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन पास हो गया 2/3 उस हाउस में 2/3 मेजोरिटी से अगर वो रेजोल्यूशन पास हो गया, फिर वो दूसरे हाउस में जाएगा। अगर लोकसभा में पास हुआ है तो राज्यसभा में जाएगा, वहां भी अगर वो 2/3 सीट से पास हो गया तो फिर प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा? उसको रिमूव कर दिया जाएगा उसके ऑफिस से फ्रॉम द डेट ऑन विच, और जिस दिन रेजोल्यूशन पास होगा उसी दिन उनको रिमूव कर दिया जाएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कंडीशन तो हमने पढ़ ली। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वैकेंसी क्या होती है, ठीक है, प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, और पावर एंड फंक्शन देखेंगे प्रेसिडेंट का, ठीक है। सो थैंक यू, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस।